दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? तो आप जानते हैं उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत यानी एपेक्स कोर्ट उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 में वर्णित हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक समीक्षा शक्ति का उपभोग कौन करता है? अकेले सुप्रीम कोर्ट, अकेले उच्च न्यायालय, सभी न्यायालय या उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट? तो सही उत्तर है जुडिशियल रिव्यू उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, संविधान स्वयं यानी न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति संविधान की मूलभूत विशेषता है और संविधान के मूलभूत ढांचे का एक तत्व है। इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन के द्वारा भी न तो कटौती की जा सकती है, न इसे हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस या ए.के. गोपालन केस? तो याद रखिएगा, गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है कैसे? तो सही उत्तर, संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे? तो सही उत्तर है, भारत में न्यायिक सक्रियता पीआईएल यानी जनहितवाद से संबंधित है। जनहितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दोस्तों, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा भारत में 1970 के दशक में अस्तित्व में आई। न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी थी। न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म से तात्पर्य न्यायालय द्वारा नागरिक अधिकारों के संरक्षण और जनता को सस्ता और शीघ्र न्याय सुलभ कराने के लिए औपचारिक तत्वों को त्याग कर प्रगतिशील और उदार भूमिका के निर्वहन से है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता से जुड़ी है। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का एक विशिष्ट उदाहरण है। ये न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। अगला प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना न्यायिक सक्रियता का अर्थ है। दोस्तों, न्यायिक सक्रियता को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर एस.एम. सईद अपनी पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लिखते हैं कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना, और इसी को यानी गवर्निंग बाय जुडिशियरी की संज्ञा दी गई है। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति डी.पी. मदन ने लिखा है कि यदि न्यायिक सक्रियता को हटा लिया गया तो खाली स्थान पर निरंकुशता अधिकार जमा लेगी। न्यायिक सक्रियता का आधार संवैधानिक है और इसके आधार मुख्य रूप से 5 अनुच्छेद हैं, जिन्हें पवित्र पंचभुज कहा जाता है। ये 5 अनुच्छेद हैं: अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 और 39A। अगला प्रश्न है, पीआईएल का अर्थ क्या है?
तो PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन ए। PIL का मतलब होता है जनहित याचिका। जनहित याचिका उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है, आपको बताना है। विधि की उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन या पूर्वोदाहरण तथा अभिसमय। तो सही उत्तर है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार आधार जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131 से 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 और 372 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। इसके अंतर्गत न्यायालय ये परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के संगत रूप में बनाई गई है अथवा नहीं, और ये अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है नहीं। यदि वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो यहाँ पर विकल्प में आप देख सकते हैं भारत और USA दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये प्रेरित है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो भारत और अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, जबकि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान के रक्षक की भूमिका निभाता है। ये संविधान का निर्वचन करता है, संसद द्वारा पारित विधियों की संवैधानिकता की जांच कर अपने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के साथ करता है। साथ ही नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में रिटे यानी लेख जारी कर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा भी करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था, वो कौन सा वाद था। तो सही उत्तर गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णित किया कि संसद संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यद्यपि बाद में इस निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में उलट दिया गया और कहा गया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके आधारभूत संरचना में नहीं। और इसी वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, वो प्रतिपादित किया गया था। तो याद रखिएगा, देखिए आप जान लीजिए दोस्तों कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान में मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन केशवानंद भारती वाद में ये कहा गया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। शर्त ये है कि संविधान के मूलभूत संरचना में परिवर्तन न आने पाए। अगला प्रश्न है, संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, किंतु ये संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में ये कहा था। तो सही उत्तर है केशवानंद भारती वाद 1973। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस निर्णय में यद्यपि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया, लेकिन ये भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करता है अपने किस अधिकारिता के अंतर्गत। तो सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय अपनी प्रारंभिक अधिकारिता या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है। दोस्तों, याद रखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार यदि कोई विवाद भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच हो, एक ओर भारत सरकार और राज्य तथा दूसरी ओर एक राज्य के बीच हो,
दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हो, इसका निर्धारण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और ये जो है उसकी आरंभिक अधिकारिता या आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर ये कहीं भी अपनी सीट या पीठ रख सकता है। सीट कहाँ होगी इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। तो सही उत्तर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। भारतीय संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान या स्थानों में जो है अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। अगला प्रश्न है रिट। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रिटें जारी कर सकते हैं। तो रिट का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर एक प्रभुता संपन्न सरकार के नाम न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो। तो याद रखिएगा रिट या जो लेख है न्यायालय द्वारा प्रभुसत्ता संपन्न सरकार को जारी एक औपचारिक आदेश है जो किसी अधिकारी को किसी कार्रवाई करने या न करने देने से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन उच्च न्यायालय को दी गई है। रिटें 5 प्रकार की हो सकती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार के अध्याय में, नीति निर्देशक तत्वों के अधिकार में या फिर ए और सी में। तो सही उत्तर ए और सी में, यानी प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में। दोस्तों भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में है। जहां प्रस्तावना में सभी भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुलभ कराने का संकल्प व्यक्त किया गया है, वहीं संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 38(1) के तहत कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि करे। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों जगह न्याय वर्णित है या उल्लिखित है। अगला प्रश्न है भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है कहाँ पर? तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में चुनौती दी जा सकती है। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से बनता है? तो याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के सदस्यों की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। और आप जान लीजिए वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो सही उत्तर परमादेश। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। परमादेश रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं या ये हमारा आदेश है। इसके तहत यदि कोई लोक पदाधिकारी या लोक प्राधिकारी अपने विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो न्यायालय द्वारा उसे अपने कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो सही उत्तर राष्ट्रपति द्वारा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(6) के तहत उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए जो नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। संविधान की 3री अनुसूची में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। और आप जान लीजिए उपराष्ट्रपति द्वारा भी राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ली जाती है। अगला प्रश्न है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो सही उत्तर क्या है? राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा
कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिसकी प्रकृति व्यापक महत्व की है, उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तो वो उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए निर्देशित कर सकता है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है और न ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानने के लिए ही बाध्य है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो गोलकनाथ केस ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। शमशेर सिंह केस राष्ट्रपति के अधिकारों से संबंधित है। मिनर्वा मिल्स केस ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। और केशवानंद भारती केस ये आधारभूत संरचना के सिद्धांत से संबंधित है। 2 4 3 1 ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी? आयु 65 वर्ष करने वाला संवैधानिक उपबंध कौन सा है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 124 सबसेक्शन 2। अनुच्छेद 124 के पार्ट 2 के अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वो न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की आयु 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरीक्षण दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, सभी मामलों में अंतिम प्राधिकार रखता है, उच्च न्यायालय द्वारा जिन मामलों पर निर्णय दिए गए हैं समीक्षा कर सकता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू ये दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत वह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिका आदेशों के संवैधानिकता की जांच कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध उस स्तर तक शून्य घोषित कर सकता है जिस स्तर तक वो संविधान का उल्लंघन करता हो। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जैसे 13, 32, 131 से 136, 141, 143, 226, 245, 246 और 372 के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्न में से कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है, ये भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में जो है ये लक्षण समान रूप से विद्यमान है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है, आपको बताना है। तो सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि सबसे पहले 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन के बाद में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्शल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिकी संविधान से लिया गया है। हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान समीक्षा के लिए बनाई गई नवीनतम अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। जस्टिस नानावती, जस्टिस वेंकट चलैया, जस्टिस पाठक या जस्टिस खरे। तो सही उत्तर जस्टिस वेंकट चलैया। दोस्तों, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मानेपल्ली नारायण राव वेंकट चलैया यानी MN वेंकट चलैया की अध्यक्षता में 22 फरवरी सन 2000 को संविधान समीक्षा के लिए नवीनतम समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मार्च 2002 में रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को सौंपी थी। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था।
भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं और संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना या उद्देशिका भारत के संविधान का एक अंग है? तो सही उत्तर केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। बेरुवाड़ीवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, हालांकि उसे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी कहा था। तो याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो आप जानते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 में उल्लिखित हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाह के बाद कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं कौन? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के बाद राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है किसको? संसद को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को? तो ये प्रश्न एक बार और आ चुका है। दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स दोनों को प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत न्यायालय विधायिका द्वारा निर्मित कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश की संवैधानिकता का परीक्षण करते हैं और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? आपको बताना है। तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गोयर थे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन प्रकार का तात्पर्य उस शक्ति से है जिसमें क्या निहित है? तो सही उत्तर है जिसमें वो विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करता है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति के अंतर्गत विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की या कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों के संवैधानिकता का परीक्षण करता है और जिस सीमा तक वो अवैध पाए जाते हैं उनको वो अवैध घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है? तो सही उत्तर राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 71 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यदि न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उस समय तक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद के अधिनियम द्वारा बढ़ाई जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान है।
जिसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया। न्यायाधीशों की संख्या 11 कर दी गई। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई है और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 हो गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में या उपरोक्त सभी में? तो सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति या कोरम पर्याप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वो ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान याद रखिएगा केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अन्य न्यायालयों में नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है, आपको बताना है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। ऑप्शन है रिट याचिका। देखिए, रिट याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन, रिट अधिकारिता या लोकहितवाद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए दोस्तों। याद रखिएगा किसके कारण अनुच्छेद 32 और 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है, तो रिट अधिकारिता के कारण। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत समान रूप से रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है। याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध मौलिक अधिकार से है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इस रिट के द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित करने का आदेश देता है, जिससे उसके बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो सही उत्तर उत्प्रेषण। दोस्तों, उत्प्रेषण और प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय या जो ऊपर का न्यायालय है प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है। प्रतिषेध रिट के तहत वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी कार्रवाई रोकने का आदेश देता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अधिकार परीक्षा रिट जारी करने का अधिकार किसे है? यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, जिला न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। तो सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। दोस्तों, संविधान में इस बात का प्रावधान है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट या लेख जारी कर सकते हैं। रिटों या लेखों के 5 प्रकार हैं और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत इन रिटों को जारी करने की शक्ति रखते हैं। अगला प्रश्न है, किस रिट लेख का शाब्दिक अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना? तो सही उत्तर अधिकार परीक्षा। दोस्तों, अधिकार परीक्षा को अंग्रेजी में को वारंटो कहते हैं। इस रिट का अर्थ होता है आपकी नियुक्ति का आधार क्या है
इस रिट द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति के किसी लोक पद के दावे की वैधता की परीक्षा करता है। यदि वो अपना विधिक अधिकार नहीं दिखा पाता है तो न्यायालय उसे हटा सकता है। इस प्रकार की रिट का शाब्दिक अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से परमादेश का मतलब अक्षर से आपका अधिकार क्या है होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है अधिकार परीक्षा यानी क्यो वारंटो। अधिकार परीक्षा रिट के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को गैर कानूनी तरीके से प्राप्त करता है या गैर कानूनी तरीके से अपने पद पर बना रहता है तो न्यायालय ये प्रश्न कर सकता है कि उसे उसके पद पर बने रहने का क्या हक है और उसने किस अधिकार से ये पद धारण किया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन है, ये केवल मूल क्षेत्राधिकार रखती है, ये केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार रखती है, ये केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखती है, या यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखती है। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी अधिकारिता रखता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है, संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत या संसदीय परिनियम। तो सही उत्तर है न्यायिक व्याख्या। दोस्तों, हमारे संविधान में संविधान की मूल संरचना जैसे किसी सिद्धांत का प्रावधान नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक व्याख्या के माध्यम से इस सिद्धांत का विकास हुआ। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों के संशोधन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया। न्यायालय की नई व्याख्या के अनुसार संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये संविधान के मौलिक बुनियादी ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। तो इस तरह से केशवानंद भारती के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। न्यायालय समय समय पर अपनी न्यायिक समीक्षा के द्वारा संविधान के मौलिक ढांचे की सूची देता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है? डी.वी. चंद्रचूड़, एम.सी. महाजन, एस. मुखर्जी या पी.एन. भगवती। तो सही उत्तर डी.वी. चंद्रचूड़ ये कभी देश के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, जबकि एम.सी. महाजन, एस. मुखर्जी और पी.एन. भगवती भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत हुई है कैसे? संविधान संशोधन द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा या फिर एक संसदीय अधिनियम द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी न्यायिक पहल के द्वारा। भारत में पीआईएल या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन व्यवस्था की शुरुआत न्यायिक पहल के द्वारा हुई है। भारत में जनहित याचिका को आरंभ करने का श्रेय न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और कृष्णा अय्यर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शब्द कॉलेजियम का संबंध किससे है आपको बताना है। तो सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है कॉलेजियम। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली को कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया। वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की स्थापना का निर्णय दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के सेवा अधिकार में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं? तो सही उत्तर कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की मुख्य बेंच पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपना सर्किट बेंच अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं? जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं?
ऑप्शन है जिलाधिकारी, राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य का विधि मंत्री या राज्य का राज्यपाल। तो सही उत्तर राज्य का उच्च न्यायालय। जिला और सत्र न्यायाधीश सीधे राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालयों को अपनी अधिकारिता में आने वाली सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण यानी सुप्रिटेंडेंस की शक्ति दी गई है। तो याद रखिएगा, जिला और सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद आइए उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जानते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के बाद राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित लेख द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, सेवा शर्तें आदि निर्णय का अधिकार किस पर होता है? तो सही उत्तर संसद पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि समय समय पर संसद द्वारा निश्चित किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति के बाद केवल वित्तीय आपात को छोड़कर किसी भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उन्हें भत्ता, निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं जैसे कार, फोन, चिकित्सा आदि प्राप्त होती है। सेवानिवृत्त होने पर उनको वेतन का 50% प्रतिमाह पेंशन के रूप में और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन राज्य की संचित निधि से और पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से और पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह 2,50,000 रुपये, अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये वेतन प्राप्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन जो है 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों का ये 2,50,000 रुपये प्रतिमाह है। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद कितने हैं? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में की गई थी। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत संख्या मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 50 है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में और खंडपीठ जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध कदाचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, संविधान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की समान प्रक्रिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को उनके सिद्ध कदाचार या अयोग्यता के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान हैं। अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें वर्णित हैं। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्य में जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत का राज्यपाल। अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। अनुच्छेद 233(2) के अनुसार वह व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। आप इनको अच्छे तरह से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।